नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं 22 नंबर का वीडियो। जनवरी के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे पास में यहाँ से भी 4 दिन बचे हैं। 4 क्लासेस और लेंगे और 16, 17, 18 की तैयारी करा देंगे। उसके बाद फिर आगे भी क्लास चलते रहेगी। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करे हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, राज कंप्यूटर बैतूल। तो उनको फ्री टेस्ट जो है वहां पर डले हुए हैं, जाके वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट अगर लेना है तो ये पूरी सीरीज है, 10 नॉर्मल है और 10 हमारे पास में एकदम एग्जाम पैटर्न के, मतलब 75 नंबर के टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। ये मार्च के एग्जाम के लिए कोर्स है। मार्च के एग्जाम के लिए कोई देख रहा होगा तो अभी से ले लेंगे, तो अभी इतना समय उसके पास मिलेगा तो काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहला प्रश्न है, दशमलव संख्या 24 का हेक्साडेसिमल निरूपण क्या होगा। मतलब हमारे पास डेसिमल संख्या कितनी है, हमारे पास 24 है। इसका हमको निकालना है क्या, हेक्साडेसिमल कितना क्या आएगा वो निकालना है। तो अभी हमारे पास कैसा डेसिमल में है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो हेक्साडेसिमल को मालूम है कितना होता है, 16 होता है। ऑक्टेल कितना होता है, 8, डेसिमल 10 और बाइनरी हमारे पास में 2 होता है डेसिमल, है ना। तो द्विआधारी ये हमारे पास डेसिमल हो गया ऑक्टेल, और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल हो गया। तो 24 का हेक्साडेसिमल निकालना है, बड़ा इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इससे इजी तो मेरे ख्याल शायद ही कुछ हो, है ना। हमारे पास में क्या 24 है, हमको हेक्साडेसिमल निकालना है, तो हम भाग देने वाले हैं कितने का, 16 का। ठीक है, कितने बार जाएगा, तो इसमें एक ही बार जाएगा, ये हमने लिख दिया 16। यहाँ पे कितना बच रहा हमारे पास में, 6, 14 बचेगा हमारे पास में 8। बस इतना भाग हमने दे दिया और हमारा आंसर आ गया। अब ये जो 8 हमारे पास बचा है शेषफल, इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पर। कितना आ गया आंसर, 18। तो 18 इसका राइट आंसर। ठीक है, एक और देख लो, इसमें समझ में नहीं आएगा तो एक, मान लो हमको निकालना हो, हमको मान लो 54 का निकालना है ना। तो यही 54 हमने रखा, इसमें हमने भाग दे दिया, यही 16 का हेक्साडेसिमल निकाल लेते हैं। अब 54 में जब हम 16 का भाग देंगे, है ना, कितने बार जाएगा इसमें, 16 32, 16 48, कितने बार जाएगा, 3 बार, 48। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में, तो 8 है, 14 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, कितना बच रहा हमारे पास में, 6। अब ये 6 को उठा के हम यहाँ रख देंगे, क्या आ गया इसका, 36। तो 54 का हेक्साडेसिमल क्या आएगा हमारे पास में, 36 आएगा। तो जो लास्ट में बचता है उसको यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, दशमलव 23 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, है ना। 23 किसमें, डेसिमल में है, 23 किसमें है, डेसिमल में, ऐसा लिखा हुआ है ना। बाइनरी निकालना है मतलब हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, ऑक्टेल के लिए 8 से और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से। तो हमको 23 है, 23 को हमको डिवाइड करना है दिया, है ना। किससे देंगे हम, 2 से। तो 2 से जब हम 23 में भाग देंगे तो हम 22 तक के पढ़ेंगे। अच्छा याद रखना, इधर हमको शेषफल रखने हैं। तो 22 तक जाएगा, है ना। तो 22 2 के पहाड़े में 11 बार में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, 11, 11 बार भाग जाएगा। यहाँ जितने बार भाग जाएगा वो लिखेंगे। यहाँ पे शेषफल कितना बचा हमारे पास में, 1। इसके बाद में यहाँ पर हम भाग देंगे फिर से 2 का, तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा हमारे पास में, 1। इसमें फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में, 1। यहाँ पे फिर हम 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, 1 मिल गया हमको, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमेशा कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ में हम अरेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1, तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या 0 0, फिर ये 1, ये 1 आ गया, फिर ये वाला 1 ये आ गया, फिर ये वाला 1 ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन में मिसप्रिंट। ठीक है, क्या मिलेगा हमको आंसर, ये वाला, इसका पहला वाला जो आंसर होगा वो सही होगा, है ना। उसमें मिसप्रिंट था, हमने जोड़ दिए। तो ये ऐसे ही करना है, सिंपल भाग दे के कर लेना, कोई दिक्कत। स्पाईवेयर को अस्थायी तौर पर हटाने का बेहतर तरीका है ना। कौन से तरीके से हम लोग उसको हटा सकते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के हमारे पास में एक ऐसा वायरस है
जो कंप्यूटर की निगरानी या जासूसी करने के लिए उसमें भेजा जाता है। यूजर की सारी इंफॉर्मेशन जो भी वो कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जिसने सेंड किया होगा उसके पास स्पाईवेयर भेज देता है। तो अगर आपको स्पाईवेयर को स्थायी रूप पर हटाना है ना? तो उसका सबसे अच्छा आसान तरीका या सबसे बेहतर तरीका, सटीक तरीका कौन-सा है? हमको बोल रहा है स्कैन मोड में ले जाएँगे कंप्यूटर को, या बोल रहा है कीलॉग मोड पे ले जाएँगे, ट्रेसिंग मोड पे ले जाएँगे या सेफ मोड पे ले जाएँगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे स्कैनिंग मोड है ये एंटीवायरस के लिए, है ना? कीलॉग मोड ये हमारे पास नहीं है ना? ट्रेसिंग मोड ये भी हम एंटीवायरस में हम लोग कर सकते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पे हमारे पास में है सेफ मोड। तो याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके से हमारे कंप्यूटर पे वायरसेस का अटैक्स, तो हम लोग हमारे कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करते हैं। क्या आंसर आएगा? सेफ मोड। सेफ मोड में हम लोग ऑन करेंगे, और सेफ मोड में कंप्यूटर को जब भी ऑन करेंगे तो उसकी बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी जो कैपेसिटीज होती हैं वो ऑफ हो जाती है। मतलब बहुत नॉमिनल कंडीशन पे हमारा कंप्यूटर चलता है। तो वहां पर ये जितने भी हमारे पास जैसे स्पाईवेयर है ये कैसा हो जाएगा, वहां पर डिसेबल हो जाएगा, फिर आप उसको हटा सकते हो, है ना? तो सेफ मोड में ये काम नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपका नेटवर्क ही चला जाएगा। सेफ मोड में ऑन करेंगे आप तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलने वाला। ठीक है, तो बस इसको याद रखिए। निम्न में से किसका संबंध अनिर्देशित संचरण माध्यमों से होता है? क्या बोल रहा है वो? अनिर्देशित, है ना? तो किसका संबंध अनिर्देशित मतलब क्या बोलते हैं हम? अनगाइडेड, है ना? हमारे पास में दो तरह की मीडिया मीडिया होती है नेटवर्क में। एक होती है गाइडेड मीडिया और एक होती है अनगाइडेड मीडिया। तो जो गाइडेड मीडिया हमारे पास में होती है वो बेस्ड होती है किस पे? केबल पे। कि तार हमने यहाँ से यहाँ ले गया तो नेटवर्क यहाँ से यहीं तक के जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा, तो ये गाइडेड हो गया। हमारे पास में ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? केबल है। कोएक्सियल क्या है हमारे पास? केबल है। फाइबर ऑप्टिक हमारे पास में क्या है? केबल है। तो ये तीनों हमारे पास में क्या है? केबल, जो कि कैसे है? गाइडेड मीडिया, जहां तक भेजेंगे वहीं तक की इंफॉर्मेशन जाएगी। हमारे पास में रेडियो तरंगे है, ये होती है अनगाइडेड, है ना? अनगाइडेड मतलब कि इनको हम लोग गाइड नहीं कर सकते। ये कैसी होती है? तो ये ओमनी डायरेक्शन होती है, मतलब यहाँ से सिग्नल हम भेजेंगे तो कैसा जाएगा? इस तरीके से ओमनी डायरेक्शनल रहती है वो। तो इसको हम गाइड नहीं कर सकते कि इस तरफ नहीं जाना है, ऐसा हम नहीं रोक सकते। इसके बाद हमारे पास में है अगला क्वेश्चन, एचडी वीडियो का अभि अभिमुख अनुपात, है ना? मतलब एक्सेप्ट रेशियो जो होता है वो कितना होता है? तो एचडी वीडियो हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम क्वालिटी कम कर दे, किस पे चली जाती है? वो एचडी पे चली जाती है। तो अगर एचडी से हमको एचडी पे जाना है या फिर 4K पे जाना है या फुल एचडी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे जो उसका रेटियो होता है वो चेंज करना होता है। यहाँ पे हमारे पास में है एचडी के लिए, तो एचडी के लिए जो स्क्रीन का रेटियो आता है वो कितना आता है? वो आता है 4:3, है ना? क्या आएगा? 4:3 आएगा। वही अगर हम जाते हैं एचडी के लिए, फुल एचडी के लिए या 4K के लिए, तब क्या आएगा वहां पे? 16:9। ठीक है, तो फुल एचडी के लिए याद रखना 16:9 रहता है, और एचडी हमारे पास में जो रहती है इसके लिए रहता है 16:9 एचडी के लिए है, और ये हमारे पास में एचडी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रेजुलेशंस होते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग अगर बात करें एचडी है तो किस पे चलेगा? ये 720 पे चलेगा, है ना? वही अगर हम एचडी की बात करेंगे तो कितने जाएगा? 1300 पे चले जाएगा। वही अगर हम फुल एचडी की बात करें तो 1900 पे जाता है, और अगर हम बात करें 4K की, है ना, तो वो 4K पे जाता है। तो ये रेशियो भी थोड़ा सा याद। विंडोज 11 में रन कमांड का उपयोग करके टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है ना? टास्क मैनेजर आपको ओपन करना है, तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? टास्क मैनेजर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जितने भी टास्क, मतलब जितने भी काम इस समय चल रहे हैं वो हम टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। साथ में हम जो सीपीयू होता है उसकी स्पीड भी वहां पर देख सकते हैं, क्लॉक की स्पीड। और साथ में अगर कोई प्रोग्राम है जो ऑफ नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, तो हम टास्क मैनेजर में जाके और उसको ऑफ या किल कर सकते हैं, याद रखिए। तो हम कौन सी रन में टाइप करेंगे? वहां पे हम टाइप करने वाले टास्क एमजीआर। टास्क एमजीआर हम कीवर्ड टाइप करेंगे रन में, है ना? और रन के क्वेश्चन याद रखना कि अगर आपको एमएस वर्ड टाइप करना है, ओपन करना है, तो क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड, है ना? ऐसे भी टाइप कर सकते हैं या उसको डॉट EXE के साथ भी हम टाइप कर सकते हैं।
एक्सेल ओपन करना है तो हम क्या टाइप करेंगे, सिर्फ एक्सेल टाइप करेंगे, ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट के लिए पावर PNT है ना, और कैलकुलेटर के लिए कैल्क है ना, नोटपैड के लिए नोटपैड ही टाइप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एप्लीकेशन भी वहां पर ओपन कर सकते हैं प्रोग्राम, और साथ में आपको ये ओपन करना तो क्या करेंगे हम लोग, टास्क mgr टाइप करेंगे। वह कमांड जिससे फाइल के गुण देखे जा सकते हैं, है ना। फाइल के गुण अगर हमको देखने हैं तो हम किससे देख सकते हैं, डॉस की कमांड है ये, है ना। तो डॉस में हमारे पास में फॉर्मेट, ये क्या करता है, ये फाइल को मतलब डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए काम में आएगा, है ना। डॉस की, है ना, डॉस की हमारे पास में, ये भी हमारे पास में क्या है, देखो ये भी एक्सटर्नल कमांड है, ये भी एक्सटर्नल कमांड। एट्रीब है, एट्रीब हमारे पास में इंटरनल कमांड है, सॉरी, dir हमारे पास इंटरनल कमांड। हमसे बोल रहा है कि वो कौन सी कमांड से फाइल के गुण देखे जा सकते थे, तो फॉर्मेट होगा, ये डॉस की हो गई, एट्रीब और dir मतलब डिक्शनरी या डायरेक्टरी जो होती है हमको देखने, डायरेक्टली देख। एट्रिब कमांड जो है, इसके प्रयोग से हम क्या देख सकते हैं, किसी फाइल के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं, या तो रीड ओनली होगी, या अर्काइव होगी, या फिर हिडन होगी। रीड ओनली, अर्काइव या हिडन, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं और हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, है ना। एट्रिब कमांड को याद रखना, इसके द्वारा हम हाइड जो फाइल होगी वो, या अर्काइव होगी या फिर हिडन होगी, तो उसको हम देख सकते हैं। रीड ओनली को भी देख सकते हैं। कर्नेल का एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बताना है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आने लगे। तो कर्नेल एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। ये सही है या गलत है, तो याद रखना ये सही है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसका जो कर्नेल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या हम बात करें उसका क्या होता है, कोर, मतलब मुख्य जो उसका फाइल होगी या मुख्य जो उसका बेस होगा वो किस पे होगा, कर्नेल पर ही होगा। तो ये कैसा है, ये ट्रू। याद रखना इसके क्वेश्चन ज्यादातर किसके लिए आते हैं, लिनक्स यूनिक्स के लिए आते हैं, पर ये सभी में होता है, ये भी आता है। फेडोरा एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये ट्रू है या फॉल्स है। फेडोरा, फेडोरा हम लोगों ने पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है पहली चीज तो, है ना, और ये किसका वर्जन है, ये है लिनक्स के वर्जन है सारे, है ना। तो वहां पे फेडोरा भी हमको मिलता है, रेड हैट भी हमको मिलता है। तो ये कैसा होता है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या नहीं। तो हमारे पास लिनक्स कैसा है, ओपन सोर्स है, तो उसके वर्जन हमारे पास में क्या है, फेडोरा है, तो ये भी ओपन सोर्स है। तो प्रोप्राइटरी होगा क्या, नहीं, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, ये क्वेश्चन कल के वीडियो में था, आप एक चीज में बताना आपको भूल गया था, है ना। टीसीपी आईपी जो मॉडल होता है, जिससे ओएस के मॉडल में 7 लेयर होती है, टीसीपी आईपी मॉडल में हमको 4 और 5 लेयर मिलती है ना। इसमें कंडीशन होती है कि अगर हम बात करें व्यावहारिक रूप से उसमें कितनी होती है, तो उसमें 5 ही होती है, व्यावहारिक रूप से 5 होती है। अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें तब कितनी होती है, उसमें उसमें 4 होती है ना। व्यवहारिक रूप की बात यह है कि जो नीचे की फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है, वो दोनों को मर्ज अगर कर देंगे तो फिर कितनी बचती है हमारे पास, 4, है ना। और जब हम काम करते हैं एक्चुअल में, तो फिजिकल लेयर अलग काम करती है, डेटा लिंक अलग काम करती है ना। तब उसमें कितनी बचेगी, तब होगी कितनी, उसमें अलग अलग करेंगे तो 5 होगी। तो इसको याद रखना कि अगर आपसे पूछता है व्यवहारिक रूप से कितनी होगी तो 5, और टेक्निकल रूप से कितनी होती है तब 4 होती है, इसको याद। निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इसमें से फॉन्ट का स्टाइल कौन सा नहीं है, इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहते हैं। तो आपके फॉन्ट का स्टाइल आपको अलग याद रखना है, फॉन्ट के इफेक्ट अलग याद रखना है। जैसे फॉन्ट स्टाइल की हम बात करें, कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो बोल्ड कैसा आपके पास में, ये फॉन्ट का एक स्टाइल है। इटैलिक, ये भी फॉन्ट का स्टाइल है। रेगुलर, ये भी फॉन्ट का स्टाइल। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सा होता है, तो रेगुलर होता है। स्ट्राइक थ्रू हमारे पास में क्या है, ये फॉन्ट का इफेक्ट है, ना कि स्टाइल, है ना। और फॉन्ट के इफेक्ट में याद रखना स्ट्राइक थ्रू तो हमारे पास में है ही। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी क्या है, वो भी हमारे पास में इफेक्ट के एग्जाम्पल है, उसको भी याद, और उनके शॉर्टकट कीज भी याद रखना आल्ट के साथ। वह फीचर जो कि एक बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम में डेटा डिस्प्ले करता है ना। बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार आपका डाटा कैसा करेगा, अरेंज करेगा, है ना, या डिस्प्ले करेगा। तो वो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में होता है,
हमारे पास में फार्मूला, फार्मूला मतलब कुछ हमको फंक्शन वगैरह अप्लाई करना है। सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में हमको मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग रूप में डाटा को अरेंज करने का ऑप्शन। हमारे पास फ़िल्टरिंग है, फ़िल्टरिंग के माध्यम से हम लोग अलग-अलग प्रकार की कंडीशन देकर और फिर हमारे डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है पिवोट, तो पिवोट टेबल हमारे पास में क्या होता है, जब भी हमको बहुत बड़ा कोई डाटा होगा और उसका हमको सारांश निकालना है या उसको समराइज़ करना है, तब हम पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वह फीचर जो कि एक बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम में डाटा को डिस्प्ले करता है ना? तो ये क्या करेगा, सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करके अरेंज करेगा आपके। तो ये क्या ये क्या है? ये कहलाता है भैया फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग में हमको अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे डाटा को प्रॉपर अरेंज करके डिस्प्ले करा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बहुतायत में उपयोग किए जाने वाला ब्राउज़र है? सबसे ज़्यादा कौन-सा वेब ब्राउज़र है जो प्रयोग किया जाता है ना? तो सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रयोग किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध रहे? तो यहाँ पर हमारे पास में दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यहाँ पे क्लियर ही समझ में आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो विंडोज़ के साथ में ही आता है ना? कौन-सा है वो हमारे पास में? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये प्रश्न का राइट आंसर। अभी जो हमारे पास में नए वर्जन्स आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने जो नया वर्जन लॉन्च किया है वो क्या है? एज, है ना? माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया है। ये क्या है हमारे पास में? वेब ब्राउज़र है। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है और पहले क्या आता था हमारे पास में? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहता था वो आता। तो यहाँ पर यही राइट आंसर लगेगा क्योंकि बाकी हमारे पास में क्या है? बाकी हमारे पास ब्राउज़र है ही नहीं, है ना? ये क्या है हमारे पास में? एक्सेल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कैलकुलेशन के लिए, गूगल हमारे पास सर्च इंजन है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वैसे भी यही राइट आंसर लगेगा, पर आप याद रखना कि इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, है ना? और अभी हम लोग गूगल का जो यूज़ करते हैं गूगल क्रोम है। मैंने आपको बोला हूँ कि 10 सर्च इंजन के और 10 वेब ब्राउज़र के नाम की लिस्ट बना के याद कर लेना, हमारे एग्ज़ाम में आता है। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मैसेज या इंफॉर्मेशन किसी सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाई जाती है। ठीक है? तो एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मैसेज या इंफॉर्मेशन को किसी सेंडर से रिसीवर तक मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? हमको बोल रहा है हस्तांतरित मतलब ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिटिंग, कम्युनिकेशन, रिसीविंग और नन ऑफ द अबोव। तो हमारे को जब भी एक जगह से दूसरे जगह सूचना या डेटा पहुंचाना है तो हमको जो मेन प्रोसेस जो हमारे पास में है मुख्य, वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं संचार, है ना? तो संचार सेवा के माध्यम से ही हम लोग सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाते हैं। फिर हम लोग संचार के अलग-अलग माध्यम हैं। संचार के लिए अलग-अलग हम मीडिया यूज़ करते हैं, जिसे भी देखे थे केबल वाली, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो संचार के क्या हमारे पास माध्यम, उसको भी याद रखें। ईमेल एड्रेस प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल सर्विस जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं के साथ खालिस्तान की आवश्यकता होगी। भैया आपको क्या चाहिए? ईमेल एड्रेस चाहिए? तो ईमेल एड्रेस हमको किसी वेबसाइट पर जाकर मिलेगा, तो वहाँ पर जाके हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले हमको हमारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी के बाद हमको ईमेल आईडी मिलती है। तो अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन इन, साइन अप, लॉगिन या रजिस्टर। तो हम भी जब भी हमको मेल आईडी खुद की बनानी रहती है, हम किसी वेबसाइट पे मतलब जीमेल पे जा रहे हैं, याहू पे या रेडिट पे या हॉटमेल पे कहीं भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको साइन अप की प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है? तो साइन अप की प्रोसेस हम करेंगे, हमारा नाम डालेंगे, जो-जो जानकारी वो माँग रहा है और फिर आपको चूज़ करने के लिए मिलेगी कौन-सी आईडी है। आप कुछ करेक्शन करना चाहो तो कर दो, फिर वो जनरेट कर देगा। तो हमको साइन अप की ज़रूरत पड़ती है तब। साइन इन की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? हमारे पास आईडी ऑलरेडी है, तब हम कर लेंगे। ठीक है? और लॉगिन की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है? कि हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब कि जैसे मान लो हमारी गूगल की आईडी है और हम गूगल पे जाना है तो हमको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। और गूगल की आईडी है और हमको और कहीं जाके लॉगिन करना है तो वहाँ पे हमको लॉगिन का ऑप्शन। आधुनिक चुंबकीय टेप में डेटा रिकॉर्ड के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? आधुनिक चुंबकीय टेप मतलब जो टेप हमारे पास में आता है उसकी बात कर रहा है, अ, कैसेट वगैरह, है ना? उसमें रिकॉर्डिंग के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है आजकल, ये हमसे पूछ रहा है। हमसे बोल रहा है 4 बिट
BCD 8 बिट EBCDIC और 7 बिट ASCII या फिर हमारे पास 16 बिट यूनिकोड। तो हमारे पास में जो नई तकनीक है चुंबकीय टेप की, उसमें डाटा रिकॉर्ड करने के लिए हम जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं 8 बिट का, 8 बिट EBCDIC, है ना। मतलब क्या होगा, एक्सटेंडेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, हाँ इंटरचेंज कोड, है ना। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, ये आप याद रखना, है ना। एक्सटेंडेड बाइनरी, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड। ठीक, तो इसको आप याद रखना, फुल फॉर्म भी, और इसी का भी यूज किया जाता है, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर परीक्षण की लागत सॉफ्टवेयर विकास की खालिस्तान होती है ना। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो उसकी परीक्षण की बनने के बाद, है ना, तो उसमें अच्छी खासी लागत लगती है बनने के बाद में। बनने में जो कॉस्ट लगेगी वो तो लगेगी। टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, मार्केट में जाने वाला है, तो जाने से पहले उसमें जितनी भी खामियां या कमियां हैं, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। तो एक बार आपने बिना टेस्टिंग के अगर भेज दिया और अगर वहां पे फेल हो जाता है सॉफ्टवेयर, तो देन रेपुटेशन एंड सॉफ्टवेयर को वापस फिर जगह पे खड़ा करना पॉसिबल नहीं होता है, फिर वो फेल ही हो जाता है ना। हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं, हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं जो लॉन्चिंग के बाद में फेल हो गए। तो टेस्टिंग मस्ट है, तो टेस्टिंग पे कंपनी खर्च करती है ना। तो कितना परसेंट खर्च होता है उसकी कुल लागत का, तो याद रखना 20 से 40% जो हिस्सा होता है वो टेस्टिंग पर खर्च हो जाता है। प्रोग्राम बन गया है, डेवलप हो गया है, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब टेस्टिंग की प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेस से गुजरेगा हर स्तर पर, तो इतनी लागत उसमें लग जाती है। कंडीशन होती है कि कितनी प्रॉब्लम उसमें है ना, उसके अकॉर्डिंग लागत लगती है। विंडोज 11 में टास्क मैनेजर लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। टास्क मैनेजर आपको लॉन्च करना है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था किसको, टास्क मैनेजर रन में ओपन करना, तो टास्क MGR हम वहाँ पे टाइप करते हैं। अब उसकी शॉर्टकट की हमसे पूछ रहा है, तो शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की, इसका यूज करके और हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बस टास्क मैनेजर वही है जो मैंने बताया, सारे प्रोग्राम जो भी खुले होंगे वहां दिखेंगे, इसको बंद करना है या प्रोसेस वगैरह देख चेक करनी, तो वहां से हम कर सकते हैं। दिए गए चित्र में कमांड MS एक्सेल 2019 में रिव्यू टैब में खालिस्तान समूह का हिस्सा है। हमारे पास कमांड दी है, स्पेलिंग, थेसर्स और वर्कबुक स्टेटिक्स। तो ये हमको MS एक्सेल के रिव्यू टैब में, तो खुद ही बता रहा है कि MS एक्सेल के रिव्यू टैब में मिलेगा। हमसे पूछ रहा है कौन से ऑप्शन में, है ना, या कौन से ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो इसमें स्पेलिंग भी मिल रही है हमको, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थेसर्स या थिसॉरस हम बोलते हैं वो भी हमारे पास में, वर्कबुक स्टेटिक्स भी हमारे पास वह मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होता है, वो हमको बोल रहा है प्रूफिंग, कमेंट, ट्रैकिंग और चेंजेस। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन मिलते हैं, किसे मिलते हैं, वो प्रूफिंग, पहले वाला ऑप्शन रहता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेलिंग और जो ग्रामर होता है इसको हमको ऑफ करना है। कहाँ से करेंगे, तो हम इसी प्रूफिंग में जाके, लेकिन कहाँ से, ऑप्शन में, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे और वहां से प्रूफिंग में जाकर और हम इसको स्पेलिंग और ग्रामर को डिसेबल कर सकते हैं। फिर वो आप गलत भी लिखेंगे तो नहीं बताएंगे। इसके शॉर्टकट की याद रखना, क्या होती है, F7 किसकी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की, और थिसारस जो हमारे पास थिसारस है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसके शिफ्ट प्लस F7 है, बस इतना सा याद रखना, है ना। क्या होता है ये तो स्पेलिंग ग्रामर करेगा, ये क्या करता है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बताता है, जिसको हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बोलते हैं। पर्यायवाची और विरोधी शब्द जो होते हैं वो हमको लेकर दे देगा, जो चाहिए लगा लो। 4 बाइट IP एड्रेस में निम्न में से क्या शामिल होता है। आपके पास क्या है, 4 बाइट IP एड्रेस है, तो निम्न में से क्या शामिल होता है, ये हमसे पूछता है। हमसे बोल रहा है राउटिंग एड्रेस होता है, केवल नेटवर्क एड्रेस होता है, केवल होस्ट एड्रेस होता है, या फिर नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों होता है। देखिए यहाँ पर 4 बाइट की बात कर रहा है ना, बिट की बात नहीं कर रहा है, 4 बाइट, है ना। तो हमारे पास है 192.168.1.1, ये हमारे पास में क्या हो गई, ये हमारे पास में हो गई 4 बाइट, है ना। अब अगर आपको दिख रहा होगा ये किसका आईपी एड्रेस है, ये है आईपी वर्जन, कौन सा हमारे पास में, आईपी वर्जन कितना है, ये
4 है हमारे पास। अगर हम उसकी बात करें किसकी, आईपी वर्जन 6 की, तो उसमें 8 बाइट होती है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास में 4 बाइट होती है। तो ये 4 बाइट जो होती है आईपी वर्जन 6 है, इसमें कितनी होता है हमारे पास बीट होती है, 32 बीट। बीट कितनी होती है, 32 बीट का एड्रेस होता है। और इसमें कितनी बाइट होगी हमारे पास में, टोटल 4 बाइट। इसमें क्या आता है हमारे पास में, तो इसमें नेटवर्क का एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों आ जाते हैं। नेटवर्क का एड्रेस भी आ जाएगा और होस्ट का जो एड्रेस है वो भी आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग को जो नए नए आईपी एड्रेस असाइन होते हैं तो ये वही है। तो अभी हमको कौन सा असाइन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जब भी हम इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो हमको डायनामिक आईपी एड्रेस मिलता है, ये याद रखना। तो सर्वर का कौन सा होता है, सर्वर का स्टैटिक होता है, वो जैसा का वैसा फिक्स होता है। कभी भी दो सर्वर का आईपी एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डोमेन नेम पर फर्क पड़ता है, इसलिए वो एक जैसा नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गए आज के क्वेश्चन। रिवीजन आप करते रहिए पुराने वीडियोस को देख देख के, और खुद के नोट्स आपने बनाए होंगे, उसके लिए मैंने वीडियो बता दिया कि अब जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, खुद के नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है, हाथ से लिखे वाले, है ना। हाथ से लिखे हुए नोट्स हमको हमेशा जरूरत पड़ती है, ना केवल ये एग्जाम, इसके बाद भी आपको एग्जाम देते हो तो खुद के नोट्स आपके पास में होने चाहिए। खुद का लिखा वाला बहुत जल्दी समझ में आता, अच्छे समझ में आता। तो खुद के नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो समय नहीं है नोट्स बनाने का, है ना। तो अब पुराने वीडियो देख देख के आपको उतना समय आपको फिर लगने वाला। ठीक, तो आप ये टेस्ट के लिए हमने बात कर ली, अभी कुकवर भी जारी है। 26 जनवरी तक अगर आप टेस्ट लेते हो और ये सिर्फ जनवरी वाले एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। और ये मार्च के एग्जाम के लिए कोई देख रहा होगा तो मार्च के एग्जाम के लिए क्लासेस चालू है, वो आता है तो आप ले सकते हैं पूरे इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 22 नंबर का वीडियो। एप्लीकेशन लॉन्च हमने कर दिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप लोग फ्री टेस्ट के लिए, है ना। तो आप फ्री टेस्ट तो सभी लगाइए, है ना। उसमें जब भी 25 के 2 आपके हिंदी इंग्लिश के भी आ गया, और एक हमने 10,000 सब्सक्राइबर पे एक फ्री 75 नंबर का भी वहां पर हमने टेस्ट अपलोड किया हुआ है, तो उसको भी जाके जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आप करिए तैयारी, तब तक के लिए जय।